हेलो, वेलकम टू रेंगिस्तान। यूनिट 6 का टॉपिक 1 आज हम पढ़ेंगे इसमें, जिसमें फूड सेफ्टी, उसकी डेफिनेशन, स्कोप क्या क्या है फूड सेफ्टी में, इम्पोर्टेंस कितना है उसका, स्टैंडर्ड्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग्स जो फूड की सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स भी हम इसमें पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा यूनिट ही काफ़ी ज़्यादा आसान है और ये टॉपिक भी बहुत आसान है, तो यूनिट 6 को हम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें देखिए, ये मैंने आपके सिलेबस में से निकाल के डाला है कि आपसे क्या पूछा गया है यहाँ। डेफिनेशन तो आपसे लिखने के लिए नहीं आने वाली है एग्ज़ाम में, बट इससे हम इस टॉपिक को थोड़ा सा बेसिक से समझेंगे। फूड सेफ्टी का अर्थ होता है ये कि जो खाना आपके पास आ रहा है, आप कहीं भी रेस्टोरेंट में, ढाबे में, या फिर आप अपने घर पे जो भी खाना आप खा रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से सेफ़ होना चाहिए। पहले उसमें न्यूट्रिशंस होने चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा वो टेस्टी भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ये 3 चीज़ें हम इसमें बेसिकली हम ध्यान रखते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर ये सेफ़ होगा तो इसका मतलब आपकी हेल्थ को ये इम्पैक्ट नहीं करेगा, आपका स्वास्थ्य इससे ख़राब नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है। तो बाकी ठीक है, ये चीज़ें आपने समझ ली। लेकिन आप याद रखेंगे मेरे भाई, ये जो खाना है ये फार्म टू प्लेट ऐसे आप कह सकते हो, यानी जहाँ से इसको उगाया जा रहा है जिस खेत में, वहाँ से लेकर के आपकी प्लेट तक आने में ये जितने रास्तों से गुजरा है, जिन जिन चीज़ों से होके इसको निकाला गया है, चाहे उसमें फूड प्रोसेसिंग शामिल हो, चाहे उसमें पैकेजिंग शामिल हो, चाहे उसको कंटेमिनेशन से बचाने की सारी प्रक्रियाएं शामिल हों, उन सबको इसमें हम देखते हैं। अगर इसमें किसी भी, इसको हम बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन का क्या मतलब है मेरे भाई? यहाँ जहाँ से ये खाना आ रहा है बन के, या फिर जहाँ से भी इसको उगाया जा रहा है, उगाने में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपने अच्छे प्रकार का सीड हो उसको लिया हो, है ना, इसमें फर्टिलाइज़र, जैविक खाद का इसमें इस्तेमाल किया हो, या फिर फर्टिलाइज़र अगर केमिकल्स यूज़ किए हैं, पेस्टिसाइड यूज़ किए हैं, तो बहुत मिनिमम उसमें उसमें आपने यूज़ किए हों वो। उसके बाद जब इसको प्रॉपर तरीके से इसकी हार्वेस्टिंग हुई होगी, तो पोस्ट हार्वेस्टिंग में इसमें कोई भी कंकड़, पत्थर, वो सब चीज़ें इसमें, या फिर कांच के टुकड़े, ये छोटे मोटे जो प्रॉपर फिजिकल जो कंपोनेंट्स हैं वो इसमें नहीं रह गए हों। उसके बाद फिर जब इसकी पैकेजिंग हुई हो, ट्रांसपोर्टेशन इसका हुआ हो, आपके शहर तक आना हो, इन सब में इसको, या फिर स्टोरेज की हम बात करेंगे, इन सब चीज़ों में इसका ध्यान रखा होना चाहिए। अगर किसी भी चेन में, अगर किसी फूड चेन का मतलब है, इतने सारे जो इसके फैक्टर्स हैं, इतने सारे जो इसके रास्ते हैं, इतने सारे इसके जो लेवल्स हैं, इनमें किसी में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ भी किसी ने अगर इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, या फिर इसको ध्यान नहीं रखा गया, तो याद रखना, आपकी प्लेट तक आते आते ये खाना या तो ख़राब हो जाएगा, या फिर उस लेवल पे इसके न्यूट्रिशंस चले जाएंगे कि वो आपके लिए कोई काम के नहीं रहेंगे। और इसका सबसे रस्ट सिनेरियो ये बन सकता है कि आपको बीमार कर सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मेरे भाई याद रखना, WHO ने बताया है कि असुरक्षित जो भोजन है, अनसेफ फूड, इसको खाने से 200 प्रकार की 200 प्रकार की या फिर इससे भी ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं, रोग हो सकते हैं। ठीक है, जिनमें बेसिकली डायरिया से लेकर के कैंसर तक को शामिल इसमें किया गया है, दस्त से लेकर के कैंसर तक को शामिल किया गया है। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ आप समझ गए कि खाद्य सुरक्षा की परिभाषा क्या होती है। खाना जब भी फील्ड से, खाना जब भी कस्टमर के पास पहुंचे तो वो उसकी हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाए। इसके अलावा जिस उद्देश्य के लिए उसको तैयार किया गया, देखिए खाने का उद्देश्य केवल आपका पेट भरना नहीं है, खाने का उद्देश्य है कि आपको न्यूट्रिशंस प्रॉपर तरीके से मिले, चाहे वो माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो, वो एक मिनिमम क्वांटिटी में जितनी आपकी बॉडी को चाहिए उतना रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आपके पास पहुँचे, ये इसका काम होता है। ठीक है, और इसके लिए आपको चाहिए कि वो खाना टेस्टी भी हो, और टेस्टी के साथ साथ देखने में उसका टेक्स्चर, उसका रंग, उसकी अरोमा, वो सारी की सारी चीज़ें बेस्ट होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि खाना ठीक तो है और खाना टेस्टी भी है और खाना आपका न्यूट्रिशियस भी है, लेकिन उसमें से स्मेल बहुत गंदी आ रही है, तब भी आप खाने को नहीं खा पाओगे। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। इसी में हमारा 1.1 एक टॉपिक के अंदर ही सब टॉपिक है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, संबंधित अवधारणाएं। जैसे देखिए, आपने कई इस प्रकार के शब्द सुने होंगे। हमने सुना होगा फूड क्वालिटी वर्सेस फूड सेफ्टी। अब इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, अंतर है थोड़ा सा। फूड क्वालिटी से मतलब मेरा भाई क्या है, जैसे खाना आपकी प्लेट में आया, चाहे वो फूड पैकेज, चाहे वो पैक्ड फूड हो या फिर आपने घर पे उसको बनाया हो, तो उसमें देखो उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए। इसके अलावा उसका जो कलर है वो, उसकी गंध, जो ऑडर जिसको हम कहते हैं, वो इसकी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वहीं जब हम फूड सेफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ आपको क्या होना चाहिए, उसके न्यूट्रिशंस उसमें होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाना आपने बना तो उसको सब कुछ दिया, टेस्टी भी है, हाइजेनिक भी है, कलरफुल भी है, उसमें खुशबू भी अच्छी आ रही है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशंस हैं ही नहीं, तो फूड सेफ्टी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इतना आप समझ रहे होगे। इसके अलावा न्यूट्रिशंस उसमें होने चाहिए प्रॉपर,
इस खाने से आपकी हेल्थ पे कोई नुकसान नहीं आना चाहिए, इसको हम फूड सेफ्टी कहते हैं। 2 शब्द तो ये हो गए। इसके अलावा आपको फूड सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी भी आपको समझना होगा। फूड सिक्योरिटी का मतलब है मेरे भाई कि हर व्यक्ति तक खाना पहुंचना, हर व्यक्ति को जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट में न्यूट्रिशंस चाहिए को वो मिल पाए। फूड सिक्योरिटी का मतलब बहुत बेसिक सा है, हर व्यक्ति के पास खाना होना चाहिए, हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाना मिले और वो भी न्यूट्रिशियस खाना मिले। ठीक है, ये बात होगी किसकी, फूड सिक्योरिटी की। और फूड सेफ्टी तो अभी अभी हमने ऊपर ही देखा ही है। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक होता है मेरे भाई फूड सेफ्टी हैज़ार्ड। फूड सेफ्टी हैज़ार्ड का मतलब है, मैंने अभी आपको बताया कि खाने को प्रॉपर अच्छा होना चाहिए, खाने को मैंने आपको बताया कि खाना हेल्दी होना चाहिए, खाना न्यूट्रिशियस होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो होगा ही, इसके अलावा मैंने आपसे बोला खाना ख़राब नहीं होना चाहिए, उसमें ओडोर गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको बोला कि जो आपका फूड है वो फार्म टू मान के चलते हैं आपकी प्लेट, जब यहाँ तक आए तो ये खाना आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। आप कहें सर ख़राब होने के कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं हैज़ार्ड। तो हैज़ार्ड इसमें 3 आपको मिलेंगे। एक होगा यहाँ पे जिसको हम बायो हैज़ार्ड बोलेंगे, दूसरा होगा जिसको हम केमिकल हैज़ार्ड बोलेंगे, अभी समझ से सुनते चलिए समझा दूंगा। केमिकल हैज़ार्ड होगा, और एक होगा जिसको हम बोलते हैं फिजिकल हैज़ार्ड। अब छोटी छोटी सी चीज़ें आप समझिए कि क्या क्या इसमें हो सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजिकल हैज़ार्ड। बायोलॉजिकल से मतलब है कि जैविक सुरक्षा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में यानी कोई जैविक खतरा उसको हो सकता है। इसमें या तो बैक्टीरिया या फिर वायरस। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि सैल्मोनेला हो जिससे हमें नुकसान पहुंचे। अगर कहीं ना कहीं खाने में सैल्मोनेला की कंडीशंस कैसी हैं कि अगर कहीं मॉइस्चर है, कहीं पे कोई परेशानी है, कहीं पे आपने उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया है, तो ये सारी चीज़ें होंगी, इसको बोलेंगे बायो हम हैज़ार्ड बोलेंगे, जिसकी वजह से खाना ख़राब होगा। इस खराब खाने को खाने से हमारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे रासायनिक यानी कि केमिकल हैज़ार्ड। इसमें आप बात याद रखेंगे, जैसे खाने को उगाया होगा कहीं ना कहीं तो उसमें ज़्यादा आपने पेस्टिसाइड का यूज़ कर दिया है ना। इसके अलावा इसमें आपने फर्टिलाइज़र भयंकर तरीके से इसमें डाल दिया है ना। इसके अलावा जो सॉइल थी, सॉइल को आपने प्रॉपर तरीके से चेक नहीं करवाया, सॉइल की जांच नहीं करवाई, और आपने बेवजह के आपने फर्टिलाइजर्स आपने यूज़ कर दिए। तो इससे क्या होगा मेरे भाई, जो केमिकल जो हज़ार्ड है इसकी वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बीमार। याद रखना, कैंसर तक की जो हम बात करते हैं इससे, वो इसमें आ सकता है। ठीक है, केमिकल हैज़ार्ड की वजह से। अब आते हैं हम भौतिक एजेंट की बात करेंगे। भौतिक एजेंट की बात जब हम करेंगे तो इसमें याद रखना ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया, जो बायोलॉजिकल हज़ार्ड है यानी बैक्टीरिया वायरस, इनको हम वैसे तो नहीं देख सकते प्रॉपर तरीके से, है ना। अगर उन्होंने उसको ख़राब किया है तो हम ख़राब को, उसके कलर को, उसकी जो टेक्सचर है उसी को केवल देखकर हम समझ सकते हैं। वहीं जो केमिकल हैज़ार्ड है इसको भी नहीं समझ सकते। अब आप अनाज को देख के कैसे पता लगा सकते हो, जैसे ब्रेड आपके पास आया और ब्रेड किससे बना है भाई, अनाज से बना है, और अनाज को खेत में उगाया गया है और उसमें मान के चलते हैं पेस्टिसाइड का बहुत यूज़ किया गया है। तो अब आप उसे देख के बता सकते हो क्या कि इसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ है या इसमें केमिकल कोई नुकसान हो सकता है हमारी बॉडी को, बिल्कुल नहीं बता सकते। लेकिन फिजिकल एजेंट्स में आप आसानी से बता सकते हो। इसमें मान के चलते हैं खेत में उसको उगाया गया है तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के टुकड़े उसमें आ गए ठीक है, या फिर मान के चलते हैं कि इसको जहाँ पे हमें पैकेजिंग वगैरह जिसकी करवाई तो वहाँ पे इसमें कांच की कोई टुकड़ा छोटा मोटा आ गया, या कोई ऐसी चीज़ जो इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो जिसमें हम अब देख करके बता सकते हो। जैसे आपके सामने राइस है, राइस आया तो राइस में आप बता सकते हो ना कि इसमें कचड़ा है या फिर इसमें कीड़े हैं जो दिख रहे हैं, जो बीटल्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। तो याद याद रखना कौन से हो गए, तो याद रखना फूड सेफ्टी के हैज़ार्ड्स, नुकसान जो खतरे कौन कौन से हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल। तो तीनों हमने यहाँ पे देखे। चलो अब हम देखते हैं हमारा, देखिए हम पढ़ते हैं सीधा का सीधा प्रॉपर, हम टॉपिक टू टॉपिक जो सिलेबस में दिया गया है उसके तरीके से। अभी हमने फूड सेफ्टी को समझा कि फूड सेफ्टी की परिभाषा क्या है, इसको देखा, डेफिनेशन क्या है ये समझा। अब हम स्कोप पे चलते हैं। ठीक है, देखिए अब इसके बाद है खाद्य सुरक्षा का दायरा इनमें से कौन कौन सा है, तो याद रखना। फिर जो वही बात मैंने क्या बताया कि खाद्य सुरक्षा कवर करती है एंटायर फार्म टू फॉर्क। फॉर्क का मतलब होता है जो आप खाते हो, इसको आप समझ के चलिए आपके खाने की टेबल तक आना। ठीक है, वहाँ तक उसको हम कवर करते हैं, इसकी सुरक्षा इसकी मैनेज करते हैं। ठीक है, जैसे प्राइमरी प्रोडक्शन, देखिए अभी यहाँ पे लिखेगा, दिखाई देगा आपको, स्टेजेस यहाँ पे लिखे हुए आपको दिखाई देंगे, जिसमें से सबसे प्राइमरी होता है हमारा प्रोडक्शन का फार्मिंग या फिर हार्वेस्टिंग, या तो उसकी खेती करना फिर उसकी कटाई करना। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या याद रखना पड़ता है मेरे भाई, इसमें रखना पड़ता है सॉइल का ध्यान रखना रहता है। ठीक है, इरिगेशन उसमें प्रॉपर तरीके से जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है वो है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। पेस्टिसाइड का जो यूज़ है वो बहुत मिनिमम करना चाहिए।
एनिमल हस्बेंड्री जब हम करते हैं तो उनमें कोई बीमारी ना हो, नहीं तो उनके दूध भी कंटेमिनेशन हो सकता है। ठीक है, जो हम उनको खाना खिला रहे हैं उसका ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए एनिमल यहाँ पे कहाँ से आ गया बीच में, एनिमल इसलिए क्योंकि एनिमल से हम दूध लेते हैं और मांस लेते हैं, उनसे मीट लेते हैं, मांस लेते हैं। तो वो भी याद रखें, मान के चलिए अगर कोई ऐसा ठीक है, तो अगर वो भी कहीं बीमार हैं, बहुत कोई उसको घातक बीमारी है, उसका भी मांस किसी ने खा लिया तो वो भी बीमार हो जाएगा या मर जाएगा। ठीक है, बाकी उनकी जो हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ें हो गई, जैसे हैवी मेटल्स वगैरह उसमें यूज नहीं आने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यही यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, सिंपल सी चीज़ है। चलिए, अब इसके बाद हम करते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग। इसका मतलब पहले क्या हो गया, प्राइमरी हार्वेस्टिंग है, ये तो केवल उसको उगाना है, तब हमें मिट्टी को, पेस्टिसाइड्स को, इन सब चीज़ों को देखना है। पोस्ट हार्वेस्टिंग में हमको क्या देखना है मेरे भाई, जब हम उसको पूरी खेती हो जाती है तो पहले हम उसकी सॉर्टिंग करते हैं, यानी कि उसको हम काटते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी वॉशिंग भी करते हैं, फिर उसके बाद हम पैकिंग करते हैं, जिससे कि हम फार्म से लेकर के एक सेंटर तक या फिर जहाँ पे हम स्टोरेज करते हैं वहाँ तक हम इसको लेकर के, क्योंकि खेत में रखा रहेगा, आपके घर पे रखा रहेगा, तो हम उसको प्रॉपर तरीके से नहीं रख पाएंगे अच्छे से, वो ख़राब हो जाएगा। तो स्टोरेज हाउसेस में हमको इसको भेजना रहता है। ठीक है, तो ये हमको देखना है। इसके अलावा मेरे भाई जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो हमें देखना है क्रॉस कंटेमिनेशन को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर फार्म हाउस से अगर हम कहीं लेकर के, मान के चलते हैं एक ट्रक में हम उसको लोड करके लेके जा रहे हैं, इस ट्रक में पहले से भी कुछ अनाज रखा हुआ है और जो ख़राब हो चुका है, अब हम इसी में अगर इसको रख देंगे तो पहुँचते पहुँचते ये भी ख़राब हो जाएगा। या फिर हम जिस स्टोरेज हाउस में इसको हम रख रहे हैं उसमें पहले से कोई ख़राब खाना रखा हुआ है, इसी में हमने उसको ये अनाज ला के रख दिया तो ये भी ख़राब हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं मेरे भाई क्रॉस कंटेमिनेशन। इससे हमको बचा के रखना रहता है। हमको याद रखना है कि किस लेवल का खाना है या किस लेवल का अनाज है, जिससे कि हमें उसके टेम्परेचर का पता चल जाए कि टेम्परेचर हमें इसका ज़्यादा रखना है, कम रखना है, मेंटेन कैसे करना है उसको। इसके अलावा पुअर सैनिटेशन, इसको कहते हैं पुअर सैनिटेशन, तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, अनदेखी करना स्वच्छता में, है ना, हाथ नहीं धोना, ऐसे ही गंदे हाथों से ही भर देना, बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद क्या केवल यहीं पे ख़त्म हो गया हमारा देखना, नहीं, हम इसको फूड चेन को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, फूड चेन कैसे कैसे आ रही है, उसको कहाँ कहाँ पे हमें कैसे ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा थर्ड है प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब जैसे एग्जांपल के लिए दूध आप प्रॉपर लेकर के आ गए कहाँ पे, जो डेयरी रहती हैं वहाँ, या आप अनाज को लेकर के आ गए स्टोरेज हाउसेस पे। ठीक है, अब इसके बाद इनका हम प्रोसेसिंग करके या फिर मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ और बनाएंगे दूध से, जैसे हम पनीर बनाएं, दही बनाएं, घी बनाएं, या फिर हम अनाज जो लेकर के आएँ अनाज से हम ब्रेड बनाएं, या फिर कुछ और चीज़ बनाएं, दलिया बनाएं, उसका कुछ भी बनाएं, बहुत सारी चीज़ें। तो प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग में जैसे ही आएगा मेरे भाई, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे लिखा है मिलिंग। मिलिंग का मतलब होता है पिसाई। अब जब हमें ये ध्यान रखना है कि आप जानते हो कि दो पत्थर के, हम इसको जब पिसाई करते हैं तो पिसाई करेंगे, उसकी कुकिंग, उसका फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन, और उसकी पैकेजिंग, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ होंगी, प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट होगा वहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा हमें इसमें याद रखना रहता है कि माइक्रोबियल जो पैथोजेंस होते हैं, रोगाणु हैं, वो छोटे छोटे, वो कहीं इसमें ना आ जाए। केमिकल एडिटिव्स, केमिकल्स को हम इसमें मिलाएंगे जिससे कि ये ज़्यादा लंबे समय तक प्रोसेस रहे, ज़्यादा लंबे समय तक ये इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी हो जाए, तो इसकी वजह से हम इसमें एडिटिव्स भी मिलाते हैं। जो एलर्जेंस क्रॉस कॉन्टैक्ट हैं इनका भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिजिकल फॉरेन बॉडीज़, कोई दूसरे फिजिकल फॉरेन बॉडीज़ का मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसे कीटाणु या कोई ऐसी चीज़ जो इसमें नहीं होनी चाहिए वो आ जाए इसमें, समझ में आ रहा है ना, तो इसको भी हमें याद रखना है। चलिए, इसके अलावा पैकेजिंग और लेबलिंग, जब आपने इतना कर लिया तब हम अब इसको पैक करेंगे और इस पर लेबलिंग लगाएंगे। ठीक है, अब जब पैकेजिंग करेंगे तब हम क्या याद रखते हैं, हमने इसको पहले यूनिट में पढ़ चुका है, हम देखेंगे कि मटेरियल कैसा हम यूज करेंगे उसमें। ठीक है, इसके अलावा माइग्रेशन, अगर जिस मटेरियल को मान के चलते हैं कि आपने प्लास्टिक में उसको पैक किया है तो उसका माइग्रेशन लेवल बहुत बहुत कम होना चाहिए, प्लास्टिक घुलना नहीं चाहिए उससे। ठीक है, जब हम लेबलिंग लगाएंगे तो उस पर ये सारी चीज़ें हम मेंशन करेंगे कि इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना इसका वेट है, कितने दिन तक इसको हम यूज कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें। सेल्फ लाइफ आपको उसमें देखना पड़ेगा कि कितने दिन तक ये रहेगी, वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और सेल्फ लाइफ इससे बढ़ेगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, याद रखना, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम केमिकल्स का भी यूज करते हैं, तो उसको भी हमें याद रखना है कि केमिकल्स केवल खाने को बचाएं, कहीं ऐसा ना हो खाने में मिक्स ही हो जाए। ठीक है, और याद रखना लेबल को इनकरेक्ट इस पर नहीं लगाना है, जैसे एलर्जेंस, एक्सपायरी डेट वगैरह कहीं उल्टी सीधी मत लिख देना, नहीं तो क्या होगा, इसको लोग इस पर भरोसा करके इसको खा लेंगे और वो मारे जाएंगे सारे के सारे। ठीक है,
चलिए, इसके अलावा एक पॉइंट और है, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इतना जब हो गया, इसको पैकेजिंग वगैरह सब कुछ हो गया, अब इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएंगे और एक जगह पे स्टोरेज करेंगे, फिर वहाँ से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे छोटी छोटी दुकानों पे या घरों में जो भी है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इसमें हम याद रखेंगे मेरे भाई कि वेयर हाउसेस जहाँ पे हम इसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखेंगे, कोल्ड चेन मेंटेन करके रखेंगे, टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे, ह्यूमिडिटी यानी कि नमी इसमें नहीं होनी चाहिए, और पेस्ट इन्फेस्टेशन का मतलब होता है कीट जो होते हैं छोटे छोटे, उनसे इसको कंटेमिनेशन ना हो, उनसे इसको संक्रमण ना हो। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अब आते हैं रिटेल होलसेल। देखिए, दुकानें दो प्रकार की रहती हैं, एक तो होती है होलसेल, एक होता है रिटेलर जनरली हम रिटेलर से लेकर के आते हैं। ठीक है, और रिटेलर ये होलसेल से लेकर के आता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रक के ट्रक आके खाली होते हैं, वेयर हाउसेस इनके होते हैं, और इसके बाद यहाँ से रिटेलर, और रिटेलर से कस्टमर लेता है, कस्टमर यानी कि हम और आप लोग। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रीहीटिंग, हैंडलिंग, सैम्पलिंग, क्रॉस कंटेमिनेशन, हाइजीन, लैप्सेस, यहाँ पे भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। इसके अलावा कंज्यूमर हाउस होल्ड, ये लास्ट है। कंज्यूमर हाउस होल्ड यानी कि हम लोग जब इसको अपने घर पे लेके आ जाएं, तब जब हम इसकी कुकिंग करें तब प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को हम देखें, चेक करें, पैकेजिंग वगैरह उसकी सारी की सारी ठीक है कि नहीं, और अगर ज़्यादा ले आएँ तो उसको स्टोरेज अच्छे से करें। ठीक है, कोई खाना जो गर्म करने वाला है उसको रीहीट करें, ऐसे ही ना खा लें। और इसके अलावा लेफ़्ट ओवर्स का मतलब होता है बचा हुआ खाना, है ना, इसको प्रॉपर तरीके, ऐसा नहीं किचन में रखा हुआ छोड़ दें, रख देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे बैक्टीरियाज वहाँ पे आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर पनप जाएंगे, सूक्ष्मजीव पनप जाएंगे, वो उसको तो ख़राब करेंगे, उसके साथ बाकी रखी हुई चीज़ों को भी ख़राब कर देंगे। इसको ही हम बोलते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन होना। ठीक है, और इसके अलावा पर्सनल हाइजीन, बाकी सारी चीज़ें तो सब कुछ बढ़िया हैं, अच्छी हैं, सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, लेकिन आप ही गंदे हो, आप ही ने प्रॉपर तरीके से अपनी आपने अपनी ही खुद की साफ़ सफाई नहीं की है, और जाके आपने उसको यूज़ कर लिया। समझ में आ रहा है? इम्प्रॉपर कुकिंग आपने कर ली, अगर आप मीट लेकर के आए और आपने उसको प्रॉपर तरीके से आप पकाया नहीं है और खाने लग गए, तो इससे भी आप बीमार हो जाएंगे। रिकंटेमिनेशन आपको याद रखना है। ठीक है, यूज ऑफ स्पॉइल्ड इंग्रेडिएंट्स है, अभी तक सब कुछ ठीक है, अभी यहाँ पे आप भी स्वच्छ हैं, आपने भी अपनी हाइजीन का ध्यान रखा है, और बाकी खाना बिल्कुल मैंने जैसे बताया खेत से लेकर के आपके घर तक अभी तक आया है, वो सब कुछ उसमें सब चीज़ का ध्यान रखा गया है। ठीक है, लेकिन आपने मैगी बनाई, आपने कहा कि यार मैगी में और एक्स्ट्रा मसाला डाल देता तो बढ़िया रहता, आपने ढूंढा कहीं, ऐसे देखा कि मेरे घर पे एक रखा हुआ था आधा पैकेट, आपने उसको ढूंढ निकाला कहीं कचड़े के डब्बे में से, और आपने उठा के उसको डाल दिया। ठीक है, अब वो तो ख़राब हो चुका है, अब जैसे ही आप इसको डालेंगे मेरे भाई, तो सारी मेहनत जीरो हो जाएगी, ये ख़राब है तो ये पूरे मैगी को ही ख़राब कर देगा। चलो, तो बाकी बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो 2.1 हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कह रहा है कि अदर एलिमेंट्स में क्या क्या हैं जिन पे हमें ध्यान रखना रहता है। पहला है ट्रेसिबिलिटी का मतलब है, मैंने आपको पहले बताया था जब हम फूड पैकेजिंग पढ़ रहे थे, इस पर कई बार हमें ट्रैक करने के लिए यहाँ पे ऐसे बार कोड्स बने रहते हैं जिनसे हम ट्रैक कर सकते हैं ये खाना कितना पुराना है। ठीक है, चलिए, सेकंड है रिकॉल सिस्टम, जो खाने जो बहुत समय से पैकेज फूड जो मार्केट में रखे हुए हैं, दुकानों पर, रिटेलिंग मार्केट्स में, रिटेल शॉप्स पर रखे हुए हैं, उनको चेक करना, टाइम टू टाइम उनको रिप्लेस करना उनसे। ठीक है, इसके बाद होता है रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड फूड कंट्रोल सिस्टम। ये जब आप FSO बन जाएंगे तब आपकी भी ये जिम्मेदारी होगी कि आप भी रेगुलर विजिट करें मार्केट्स में, और वहाँ जाकर के चीज़ों को देखें, और जो भी जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है उनको आप मार्केट से रिमूव करने के लिए अपनी जो भी आपका जो प्रोसीजर हो उसको आप कंप्लीट करें। ठीक है, इसके बाद है सर्विलेंस ऑफ फूडबॉर्न डिसीज। इसके अलावा ये सब करने के बाद भी अगर कोई खाना मार्केट में रह गया जिसको किसी ने कंज्यूम कर लिया, वो अगर बीमार पड़ गया, तो हमें सर्विलेंस रखना है कि उससे होने वाली, वो हमें पता होना चाहिए कि किस खाने में कौन सा फूडबॉर्न डिसीज हो सकता है और उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा है रिस्क असेसमेंट मैनेजमेंट, अगर हो जाए तो पूरा कम्युनिकेशन करना, मैनेजमेंट करना, कैसे उसको बचाना है लोगों को, और किस तरह से उनको रिमूव करना है मार्केट से, और किस तरह से उनको सही करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पता करना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी। बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत जल्दी से हम इसे ख़त्म करेंगे। पब्लिक हेल्थ एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सब ये आपसे बोल रहा है कि हर साल लगभग 600 मिलियन लोग ये दूसरे कंटेमिनेटेड जो फूड होता है, ख़राब खाना, इसको खाने से बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, जो कि लगभग कितना है, 110 है पूरा ग्लोबली, यानी कि अगर 10 लोग खाना खा रहे हैं उनमें से एक लोग बीमार पड़ ही जाता है। और जब कंटेमिनेशन खाना खा लिया आपने, तो इससे लगभग 4,20,000 मौतें होती हैं ग्लोबली। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और इस 4,20,000 में से जो 40% हैं, ये होता है 5 या फिर 5 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं वो।
ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फूड सेफ्टी, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। बाकी एक पॉइंट ये भी आप याद रखना, अनसेफ फूड जब आप खाएंगे तो वो कंट्रीब्यूट करता है माल न्यूट्रिशन में, यानी कि आप में कुपोषण को, बच्चों में कुपोषण देखने को मिलता है। इम्पेयर्ड ग्रोथ, विकास उनका कम हो जाता है। इसके बाद क्रॉनिक इलनेस, कई सारी ऐसी लंबी चलने वाली बीमारियां बच्चों को हो जाती हैं और वो डिसेबल हो जाते हैं कई चीज़ों में। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा 3.2 नेक्स्ट पॉइंट है, इसी वाले में इंपॉर्टेंस में ही, इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट इस पर क्या पड़ता है बताइए। बहुत बेसिक सी चीज़ है। प्रोडक्टिविटी जितना हम उत्पादन करते हैं मेरे दोस्त, उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को हमको मिलती है। हमारा जो प्रोडक्टिविटी है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है और इसकी वजह से जो हेल्थ कॉस्ट है वो बढ़ जाती है लोगों की, यानी जितना भी कमा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनका हेल्थ वगैरह में ही चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है। इसके अलावा जब लोगों को पता चलता है कि भाई यहाँ पे तो इनके यहाँ ख़राब खाना मिलता है और सारी चीज़ें ख़राब हैं, इसलिए टूरिज्म और ट्रेड, इस पर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को हमको मिलता है। WHO कहता है कि कम, यानी कि WHO एक एस्टिमेट के अनुसार बताता है कि लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़ जो होते हैं उनमें याद रखना 110 बिलियन डॉलर USD डॉलर ना नुकसान वहाँ पे देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ खाने की वजह से। समझ रहे हो ना। इसके अलावा फूड रिकॉल मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है मेरे दोस्त, जब दुकानों पे खाना जो रखा है अगर वो सेल नहीं हुआ क्योंकि लोग डरे हुए हैं, उनको पता है कि इस खाने से हम बीमार पड़ जाएंगे, तो वो जो खाना है वहाँ रखा रहेगा और वो एक्सपायर डेट के लगभग पास पहुँच जाएगा, तो फिर उनको रिकॉल, यानी कि जो कंपनीज जो इसको मैन्युफैक्चर करती हैं, पैकेजिंग करती हैं, वो इसको वापस बुलाती हैं, जिसमें भी काफ़ी सारा हैवी बिजनेस इम्पैक्ट और कॉस्ट इनको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए लॉस ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये तो है ही भाई, हमें भरोसा नहीं होता उन चीज़ों पे। फिर इसके बाद है ट्रेड एंड मार्केट एक्सेस, इसमें क्या नुकसान होता है ये भी देख लो। ऐसे देश, अगर हमारे देश में ख़राब चीज़ें रहेंगी, हम उसमें ध्यान नहीं रखेंगे, फूड चेन में अगर हम चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, कंटेमिनेटेड फूड होगा, तो ऐसे देश जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं वो मना कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जैसे कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस है ना, हर को इनका काम होता है कि व्यापार को और ट्रेड को इनको आसान बनाना है ना, तो ये क्या होता है मेरे भाई, ये भी हमारी हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय मानक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कई प्रकार के सर्टिफिकेशंस रहते हैं जैसे ISO 22000 ये वाले है ना, अभी ऑडिट के लिए दिया जाता है। देखो ऐसे कई सारे हमें स्टैंडर्ड्स ये देखने को मिलते हैं, सर्टिफिकेशन मिलते हैं हमको, ये हमारे लास्ट वाला जो टॉपिक है इस यूनिट का उसमें स्पेसिफिकली ये दे रखे हैं है ना, तब हम इनको और ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे केवल बस इतना समझ लो कि ट्रेड और एक्सेस मार्केट में इसमें भी ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमें अगर ये सर्टिफिकेट चाहिए तो हमें सारे के सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना होता है। ठीक है, बाकी इन सबको ये क्या होता है, कब मिलता है, किसको मिलेगा, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे टॉपिक नंबर 4 है इसी यूनिट का, उसमें हमें प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा, उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा रेगुलेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल इंपॉर्टेंस, नियामक और संस्थागत महत्व इसका क्या होता है वो देख लीजिए। जैसे गवर्नमेंट एडॉप्ट करती है फूड सेफ्टी को एज अ पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी, करनी ही पड़ेगी क्योंकि नहीं तो सरकार का बहुत सारा पैसा इसी में खर्च हो जाएगा। अब आप देखिए, फूड सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे तो लोग बीमार पड़ेंगे। अब लोग जब बीमार पड़ेंगे तो दो तरह के होंगे, एक ऐसे होंगे जिनके पास मनी होगी और एक ऐसे होंगे जिनके पास मनी नहीं होगी। तो जिनके पास नहीं होगी वो गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ रहती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहते हैं वहाँ पे जाएंगे, और ये ऐसे होंगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में संख्या लोगों की जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो यहाँ पे हमको संसाधन ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा संसाधन यानी कि सरकार पे एक्स्ट्रा खर्चा आना। ठीक है, यहाँ पे दवाइयाँ, चेकअप्स, डॉक्टर्स, उनका पूरा स्टाफ, वो सारी की सारी चीज़ें मैनेज करनी रहती हैं, जिसकी वजह से मेरे भाई सरकार का खर्चा यहाँ पे बढ़ जाता है। तो सरकार क्या करती है, देखती रहती है ऐसा, इसलिए सरकार ने FSO जैसे डिपार्टमेंट बनाए हैं, FSSAI जैसी संस्थाएं बनाई हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप GSO जूनियर सप्लाई ऑफिसर्स होते हैं ये बनाए हैं। ठीक है, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जिनको बोलते हैं, इनका मेन काम रहता है कि निरीक्षण करें, निगरानी करें, सर्विलांस करें और सरकार को, ठीक है, और सरकार की जो नीतियाँ हैं, पॉलिसीज हैं, उनको लागू करें। ठीक है, चलिए यही सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे लिखा है, इन इंडिया FSSAI रेगुलेट्स फूड सेफ्टी अक्रॉस मैन्युफैक्चर, स्टोरेज और इंपोर्ट वगैरह। ठीक है, किसके अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो अभी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप जानते हो कि हम पहले वाले यूनिट्स में भी प्रॉपर तरीके से इनको पढ़ चुके हैं, यहाँ पे केवल हमें इसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है ना, फूड सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ना है। चलिए इसके अलावा फिर नेक्स्ट है हमारा इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
इनोवेशन साइंस एंड टेक, इसमें अगर आपको नई इनोवेटिव चीज़ें करनी है तो इसके लिए देखिए एडवांस एंड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, चीज़ों को जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे कि ख़राब हो सकते हैं या फिर हम खाने को ट्रेस कर पाएँ, ऐसी सब चीज़ों के लिए हमको टेक्नोलॉजी और ये नवाचार हमें करना होगा, जिससे कि क्या होगा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे हमारे। इसके अलावा यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग इज इंक्रीजिंगली शेपिंग फूड सेफ्टी। ये बता रहा है हमको कि इनोवेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरह से फूड सेफ्टी में अपना रोल, इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा कर सकता है, ठीक है, उस चीज़ को बता रहा है। इसके अलावा यहाँ पे वर्तमान की प्राथमिकताएं हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, बहुत बेसिक हैं, इनको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, केवल कुछ 2-3 लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट, जो करंट जो न्यूज़ चलती है उनमें से मैंने निकाल के इसमें डाला हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड्स एंड फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, मानक और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली। देखिए आपको मैं बताऊं टॉपिक में ये कहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ये स्टैंडर्ड्स एंड फैक्टर्स, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड्स यहाँ पे हम आ गए, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 4.1 में पहले लिखा हुआ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड बॉडीज़, तो हमें यहाँ पे केवल वो संगठन देखने हैं जो फूड सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद फिर हम आएंगे सेकंड पे, 4.2 हमारा जो होगा उसमें हम नेशनल बॉडीज़ को देखेंगे, ठीक है। चलो तो पहले हम देखते हैं, सबसे पहला आपको देखने को मिलता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये एफएओ, जिसको फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों क्यों लिखे हुए हैं समझो। ये दोनों एफएओ और डब्ल्यूएचओ, ये दोनों मिलकर के इसको चलाते हैं। किसको चलाते हैं? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इसको चलाते हैं। क्या है ये? एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखता है खाने पीने की चीज़ों के लिए, ये खाने पीने की चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखता है, उनके मानक यानी कि स्टैंडर्ड्स उनके बनाता है, ठीक है। इसके बाद उनकी गाइडलाइंस बनाता है और कैसी प्रैक्टिसेस के नियम उसके क्या होने चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। जैसे खाने की गुणवत्ता कैसी है, उसकी सुरक्षा के नियम क्या क्या होंगे, उन सब चीज़ों को ये बताता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस, ठीक है, आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा फिर आपको सेकंड देखने को मिलेगा ISO 22000। ये एक स्टैंडर्ड है मेरे दोस्त, जो खाने की चेन यानी कि खाना कहाँ से बना है, उत्पादन से लेकर के उसकी सेलिंग तक यानी बिक्री तक, इस सब चीज़ों को देखता है, ठीक है। और ये हर संगठन के लिए ज़रूरी नियम भी बनाता है। इसमें याद रखना मेरे दोस्त, इसमें याद रखना एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं HACCP, जिसको बोलते हैं हैज़ार्ड एनालाइज एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये भी इसमें शामिल होता है, ठीक है, जो खाने को सुरक्षित रखने की, खाने को सेफ रखने की एक प्रणाली है। ये याद रखना, मतलब मेरा देखो, मतलब मेरी बात ये है, ये बताता है कि खाने में कोई खतरा ना आए, इसके लिए क्या क्या करना है, ये प्रणाली ये है, ठीक है। चलो उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा ISO TS 22002। ये क्या है? पार्ट 16 लिखा है, ये समझ लो। कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ये गाइडलाइंस हैं, ठीक है। ये गाइडलाइंस हैं जो खास एक तरह का प्रोग्राम बनाती हैं, ठीक है। जैसे खेती करना, मैन्युफैक्चरिंग और खेती से जो प्रोडक्ट आएगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग या फिर उसको प्रोसेसिंग कैसे करना है, वो कैटरिंग करना, स्टोरेज करना, पैकेजिंग करना, ये सारी की सारी, मेरा कहने का मतलब है हर स्टेप में खाने की सुरक्षा को कैसे बनाए रखना है, इसके नियम ये यहाँ पे दे रखे हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं नेशनल रीजनल रेगुलेशंस एंड एक्ट्स, ये कौन कौन से हैं। अब देखो, अच्छा, इसमें US FSMA और EU रेगुलेशन एक्ट, इन सबको हम लास्ट वाले यूनिट में कंप्लीट कर चुके हैं, इन दोनों को, ठीक है। तो वैसे भी ये नेशनल और रीजनल रेगुलेशंस एक्ट्स की हम बात कर रहे थे, जो इसमें ये होना नहीं चाहिए था वैसे, है ना, ये इसको ऊपर होना चाहिए था यहाँ, इस वाले लास्ट वाले पॉइंट में 4.1 पॉइंट में इसको होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम इनको पहले 2 बार इसको कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरी बार इसकी यहाँ पे बात हो रही है। हमें इसमें केवल देखना है FSSAI और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। अब देखो यहाँ पे बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई है, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा नहीं है प्रॉपर। सबसे पहले तो इतना मान लो, ये भारत का एक राष्ट्रीय कानून है, ठीक है, जो खाने की गुणवत्ता को और उसकी सुरक्षा को नियंत्रित करता है। आप पूछेंगे सर कब बनाया गया, तो 2006 में बनाया गया और 2011 से इसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। याद रखना, पहले कई प्रकार के पुराने कानून हमारे यहाँ होते थे, जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, एक ये होता था 1954 से, है ना, ये पहले काम करता था, तो इसको भी इसी के साथ मर्ज करके एक स्ट्रॉन्ग एक सिस्टम बना दिया गया, ठीक है। आप पूछोगे सर ये क्या कानून होता है, क्या एक्ट है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में FSSAI, ठीक है। याद रखना मेरे भाई, ये एक इंडिपेंडेंट एक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, ठीक है। FSSAI स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर काम करती है, पहले तो ये याद रखेंगे आप। पूरे देश में खाने का उत्पादन होना, स्टोरेज होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना, उसकी सेलिंग होना,
ठीक है। उसके इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना, ये सारे के सारे काम इसी के होते हैं एफएसएस, ठीक है। अब खाने में भी, भारत में भी पहले खाने में मिलावट, गंदगी, खराब क्वालिटी, ये बहुत समस्या देखने को मिलती थी और अलग अलग मंत्रालय मिलकर इस कानून को संभालते थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता था। तो ये एक्ट सबको एक जगह लाता है और साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड सेट करता है, जैसे WTO है अपना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नियम जितने भी बनाए गए हैं उनको भी इसमें मैच करके उसके बाद ये काम करता है, ठीक है। इतनी चीज़ आप याद रखना। चलिए इनको USFSA, इसको भी अगर आप चाहो तो मैं छोटी सी चीज़ में आपको बता देता हूँ। याद रखना, अमेरिका का जैसे हमारा इंडिया का ये कानून है, ऐसे ये अमेरिका का फूड का मेन कानून है, ठीक है ना। कि ये जो एक्ट है ना FSMA, ये एक्ट मेरे भाई US के 75% फूड सप्लाई को कवर करता है, ठीक है, जिसमें मांस, डेयरी वगैरह ये सारे के सारे इसमें आते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें याद रखना। तो US में जितने भी जो भी खाने जाएंगे, जो भी खाना हम एक्सपोर्ट करेंगे US में, वो सारा का सारा इनके बनाए जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैच करना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना ये इतना इंपॉर्टेंट है कि फूडबॉर्न डिसीज़ जो है ना वो 25% तक कम हुई हैं इसकी वजह से, और ग्लोबल की जो सप्लाई चेन होती है उसको भी इसमें सुरक्षित बनाया है। US 14% जो फूड है वो इम्पोर्ट करता है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको सुरक्षित बनाता है वो। चलिए इसके अलावा यहाँ पे EU रीजनल है, यहाँ पे एक ये बना हुआ है, इसको भी थोड़ा सा समझ लो। EU में आप जानते हो, यूरोपियन यूनियन हम इसको बोलते हैं, इसमें 27 देश होते हैं, 27 देशों का ये एक पूरा संगठन है, ठीक है, जो सारे के सारे एक ही स्तर पर काम करते हैं फूड वगैरह को इसको लेकर के। इनका मुख्य आधार है रेगुलेशन, साइंस बेस्ड एडवाइजेस देना, खाने को कैसे सेफ रखना है, फॉर्म टू फॉर्क मैंने आपको बताया, खेती से लेकर के प्लेट तक खाना जब पहुंचता है तो उसकी हाइजीन, ट्रेसिबिलिटी, रिस्क असेसमेंट, इस सब पे फोकस करना इसका मेन काम रहता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। चलिए तो इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आएगा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स, FSMA इसको हम बोलते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये वाला भी जो हम ऊपर फूड सेफ्टी पढ़ रहे हैं ना, केवल उसी के अंदर आता है, लेकिन फिर भी हमने इसको अलग से यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है, ठीक है। चलिए की कंपोनेंट इसके क्या होता है, इसका काम क्या है पहले तो बताओ। पॉलिसीज़ बनाना, प्रोसीजर बनाना, उसको कंट्रोल करना, आइडेंटिफाई करना हजार्ड्स यानी खतरों को आइडेंटिफाई करना, कंट्रोल करना, वेरीफाइंग इफेक्टिवनेस, जो भी हमने चीज़ें पॉलिसीज बनाई कितनी इफेक्टिव है उनको वेरीफाई करना, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट उसमें करते रहना। ये रहता है, किसका काम रहता है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम FSMA का काम ये होता है, ठीक है। चलिए की कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नंबर 1 पॉइंट है प्री रेक्विजिट प्रोग्राम, है ना, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं हम अच्छी कुछ प्रथाएं, गुड प्रैक्टिसेस। अब इसमें आपको 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे, GMP, GAP और GHP। इनको थोड़ा सा समझ लो। ये सबसे पहले तो ये मानो कि ये जो प्रोग्राम जिसकी हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, PRPs की, ये होता है एकदम बुनियादी सबसे पहला स्टेप, यानी कि खाने को सुरक्षित रखने के लिए कई सारे स्टेप्स रहते हैं, जिनमें सबसे पहला स्टेप है ये। अब इसमें देखो GMP लिखा है, GMP का मतलब मेरे दोस्त होता है, यहाँ पे आप याद रखो, लिखा नहीं है, गुड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, यानी कि जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं, चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है, वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखना। सेकंड आपको देखने को मिल रहा है GAP, इसको बोलते हैं गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि खेतों में जो चीज़ें हो रही हैं उनको अच्छे से हार्वेस्टिंग, प्री हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग, यानी खेती में इन सब चीज़ों का याद रखना है। जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। GHP क्या होता है मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं हम गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, ठीक है। हाइजीन का ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। याद देखो, इससे पूछेंगे सर ये क्यों ज़रूरी है, याद रखो सबसे प्राइमरी काम यही होना चाहिए। इससे क्या होता है, खाने से होने वाली बीमारियां या खाना खराब होना ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जैसे गंदगी, कीट पतंगे, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी हर फैक्ट्री या फॉर्म इसको फॉलो करता है, वरना खाना खराब हो जाएगा। सेकेंड है हैजार्ड एनालाइज एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, HACCP, इसको समझो। ये एक ऐसा सिस्टम है जो खाने में होने वाले खतरों, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, केमिकल हो गए, इनको पहचानता है, इन पर कंट्रोल करता है। हैजार्ड एनालाइज का मतलब होता है मेरे दोस्त, हैजार्ड एनालाइज का मतलब यहाँ पे होता है इसके द्वारा हम, ठीक है। तो हैजार्ड एनालाइज सबसे पहले क्या हो गया, इसका मतलब खतरे का विश्लेषण करना, खतरे को पहले ढूंढो इसको। इसके बाद सेकंड है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, इसका मतलब है जरूरी कंट्रोल पॉइंट्स बनाने हैं हमको कि कैसे इसको रोका जा सकता है, ठीक है। क्यों जरूरी है, बीमारी फैलने से पहले ही रोकथाम हो जाए तो अच्छी बात है। याद रखना इसको ISO 22000 इसमें भी यूज
यूज किया जाता है, यानी कि हर खाने की कंपनी को ट्रेनिंग इनसे लेनी पड़ती है। अगर जिस खाने की कंपनी ने इससे ट्रेनिंग ले ली तो उसको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है, अपनी दुकान के सामने उसको चिपका सकता है या खाने के पैकेट पे इसको चिपका सकता है वो। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट है हमारे इसका नाम जिसमें लिखा हुआ है इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन या फिर सप्लाई चेन कम्युनिकेशन। ठीक है, समझो क्यों जरूरी है। इसको हम बोलते हैं आपस में बातचीत करना, संचार, कम्युनिकेट करना, यानी खाने की चेन फार्म से लेकर के दुकान तक ये सब एक दूसरे से इनको बातचीत करनी पड़ती है। ये लोग बताते हैं कि हमने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, कितने दिन सही रहेगा, कैसे हम इसको भेज रहे हैं, कितने पॉइंट्स पे, कितने टेम्परेचर पे इसको आपको रखना है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे ख़राब सामान मिल जाता है, तो सबको तुरंत पता चल जाता है कि सही कदम उठाए जाएँ। तो नेक्स्ट है हमारा सिस्टम मैनेजमेंट। सिस्टम मैनेजमेंट को समझो, ये क्या बता रहा है। इसमें ये सिस्टम को चलाने का एक तरीका है। जैसे ये सिस्टम को चलाने का एक तरीका है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे लीडरशिप। ये लीडरशिप क्या करती है, मैनेजर या बॉस जो सबको गाइड करेगा। फिर बोल रहा है डॉक्यूमेंटेशन, यानी सारे रिकॉर्ड्स रखना, जैसे कब कहाँ क्या हमने बनाया, कैसे किया, कहाँ पे कितना भेजा हमने, है ना, सारी चीज़ें कब बनाया, सारी डेट्स वगैरह। उसके बाद कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, इसका मतलब क्या है, हर दिन सिस्टम को बेहतर से बेहतर करना, जिससे खाना हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहे, न्यूट्रिशियस रहे, है ना, यानी कि सब कुछ व्यवस्थित रहता है तो गलतियां कम होती हैं। बिना रिकॉर्ड्स के सरकार की जांच में पास होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अगर जाएंगे किसी दुकान पे, जब FSO आप बन जाएंगे तब आप जाएंगे तो उनसे यही कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, लीडरशिप, इन सबको पहले तो लीडरशिप होगी, उसको बुलाएंगे आप, उनसे आप डॉक्यूमेंटेशन पूछेंगे और बोलेंगे बताओ दिखाओ चेक कराओ। अगर ये नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, ठप्पा लगा के बंद कर देंगे उसको। ठीक है, चलो ऐसा तो कम ही करोगे तुम, कुछ ले दे के काम चला लोगे। चलो फिफ्थ पॉइंट है हमारा वेरिफिकेशन मॉनिटरिंग करेक्टिव एक्शंस, है ना। ये क्या होता है समझो, ये चेक करने और सुधारने की प्रक्रिया होती है। आप बोलेंगे सर कैसे, आपने किया, अब आप वहाँ पहुँच गए, ठीक है, अब आप पहुंच गए तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे, यानी सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये लोग अच्छे से हमारे जो गाइडलाइंस उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये वेरीफाई करेंगे। फिर आप मॉनिटरिंग करेंगे, आपको अगर कोई गड़बड़ लग रहा है तो आप एक आध दिन इस पर नज़र रखेंगे, मॉनिटर करेंगे उनको। जैसे टेम्परेचर आपको लग रहा है कि इनका टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये 1 या 2 डिग्री सेल्सियस पे इसको चला रहे हैं, है ना, तो ये आप मॉनिटर करेंगे उसको। इसके बाद करेक्टिव एक्शंस आप लेंगे। अगर बहुत बेसिक से हैं, छोटे से हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको बता देंगे कि आप ऐसा मत करिए, और अगर गड़बड़ ज़्यादा बड़े स्तर पर कर रहे हैं तो उनको लपेट के उठा लाएंगे वहाँ से। ठीक है, ये वाली चीज़ है, सेफ्टी सिस्टम है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड सेफ्टी, क्या क्या चीज़ें हैं, इसको वैसे तो हम पहले कर चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पे आप एक बार देख लेना। मैंने आपको बताया था 3 फैक्टर होते हैं। पहला होता है बायोलॉजिकल फैक्टर, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और मोल्ड्स। ठीक है, जैसे सैल्मोनेला, ई कोलाई, लिस्टीरिया, नोरा वायरस, ये सारे के सारे हमें परेशान करते हैं। स्पॉयलेज ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, स्पॉयलेज ऑर्गेनिज्म ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस सेल्फ लाइफ इनकी कम कर देते हैं, क्वालिटी को डिग्रेड यानी ख़राब कर देते हैं। टॉक्सिन्स बनाते हैं कुछ, जैसे मायोटॉक्सिन बना देता है, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि सेल्फिश टॉक्सिन बना देते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। क्रॉस कंटेमिनेशन में आपको बता चुका हूँ, एक जगह से ट्रांसफ़र हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक खाने से दूसरे में। ठीक है, जैसे यूटेंसिल्स के थ्रू हो सकते हैं, आपके हाथों के थ्रू, हैंड्स के थ्रू हो सकते हैं, और सरफेस के थ्रू भी हो सकते हैं। इसके अलावा ग्रोथ ड्यू टू टेम्परेचर एब्यूज़, होल्डिंग इन डेंजर जोन, मैंने आपको कितना बताया था, इसको हम 3-4 यूनिट्स में इसको लगातार हम पढ़ चुके हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा इनका डेंजर जोन कौन सा होता है, 5 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में, या फिर फ़ारेनहाइट में दे देगा तो इसमें क्या करते हैं मेरे भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सबसे ज़्यादा इनकी ग्रोथ रेट हाई रहती है इसमें। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है हमारा केमिकल फैक्टर्स, रासायनिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं। देखो मैंने बताया पेस्टिसाइड हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूध देने वाले पशु हैं, उनमें आपने कोई ऐसा ड्रग दे दिया, एंटीबायोटिक दे दिया, जिससे हार्मोन्स वगैरह बढ़ जाएं उनके दूध देने वाले, वो भी कहीं ना कहीं दूध पीने वाले को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, फूड एडिटिव्स होते हैं, जैसे आपने प्रिजर्वेटिव्स पर मिला दिए, उसमें अच्छा कलर देने के लिए कलरेंट्स मिला दिए, फ्लेवर मिला दिया, जिससे ज़्यादा टेस्टी उसको लगने लगेगा। अगर इसका आप बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते हो, अधिक मात्रा में करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा कुछ हैवी मेटल्स भी होते हैं, जिसमें आप लेड को, कैडमियम को, मरकरी को, आर्सेनिक, ये लेड वाला तो आपको जीता जागता उदाहरण है मेरे भाई। 2015 में जो मैगी बैन हुई थी, मैगी में यही तो आता था पीवी लेड, इसी वजह से उसको मैं बैन कर दिया गया था। ठीक है, इससे हमें टेस्टी लगती थी, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए ये क्रिटिकल थी, इसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया था। लेकिन अभी फिर से आ गई है, इसका मतलब उन्होंने पीवी को अब उसमें नहीं डालते हैं। प्रोसेस कंटेमिनेंट्स, बाय प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये तो एक्रेलामाइड,
एक्रिलामाइड और नाइट्रोसामाइन कहीं ये खाने में ज़्यादा हमें कंटेमिनेट करके खाने को ख़राब ना कर दें। बाकी माइग्रेशन फॉर पैकेजिंग मटेरियल, मैंने पहले बताया आपको कि जब प्लास्टिक की चीज़ों में जब आप खाने को पैक कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि खाना जब गर्म किया जाए तो जो प्लास्टिक है उसका माइग्रेशन कम से कम होना चाहिए। अब मुझे बताना कि कितना माइग्रेशन हमारे लिए ठीक होता है जिससे हमको हेल्थ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको मैं आपको पहले पैकेजिंग वाले सिस्टम में अच्छे से समझा के पढ़ाया था और MCQs में भी हमने प्रैक्टिस किया था। तो मुझे बताओ प्लास्टिक का माइग्रेशन कितना होना चाहिए खाने में, ठीक है? कोई बता पाए तो बताओ। एडल्ट्रेंट्स, कंटेमिनेंट्स, इलीगल केमिकल्स, अब ये मुझे बताओ, ये सारी की सारी चीज़ों को हमको इसमें ऐड नहीं करना है। फिजिकल फैक्टर सिंपल हैं, ऐसी चीज़ें फॉरेन बॉडीज़, मेटल, ग्लास। अब देखो जैसे आप खा रहे हो बर्गर, अब बर्गर में ग्लास, प्लास्टिक, स्टोन, वुड, इंसेक्ट, ये सारे के सारे कौन है? फॉरेन बॉडीज़ हैं इनमें, ठीक है? इनको इसमें नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? तो स्लाइसेस होनी चाहिए प्याज की, चीज़ की, समझ में आ रहा है? तो ये सब नहीं होना चाहिए। भौतिक नुकसान, फ्रेगमेंट इन मेटल, सेल फ्रेगमेंट्स, सेल के टुकड़े, हड्डी के टुकड़े, ये खाने में नहीं होने चाहिए। अब देखो विकिरण संबंधी कुछ खतरे होते हैं, वैसे तो ये काफ़ी कम होते हैं बट फिर भी पॉसिबल ये भी होते हैं, तो ये नहीं होने चाहिए। इसके अलावा एनवायरमेंटल एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ होते हैं, वाटर की क्वालिटी, कैसे खाने में आप इसको बना रहे हो, उसकी धुलाई कर रहे हो, सिंचाई कर रहे हो, वो है ना। आपने कई बार देखा होगा बाजार में ऐसे वीडियोज़ आते हैं जहाँ पर आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, उन सब्जियों को नाले का जो पानी आता है, नाली का गंदा पानी, उससे जो है सिंचाई करके बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं खाने में सब्जियों में वो चले जाते हैं, उनके जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं और वो हमें नुकसान करते हैं। सॉइल कंटेमिनेशन, मिट्टी का दूषण नहीं होना चाहिए, है ना। एयरबोर्न कंटेमिनेशन, पेस्ट इन्फेस्टेशन, टेम्परेचर का ध्यान रखना है, ह्यूमिडिटी का ध्यान रखना है, क्लाइमेट कंडीशंस का ध्यान रखना है, सैनिटेशन, हाइजीन, एनवायरनमेंट, जैसे कि फ्लोर, वॉल, ड्रेन, वेस्ट डिस्पोजल, जहाँ जहाँ मतलब कहने का मेरा मतलब है ये बहुत ही बेसिक सारी चीज़ें, इनको एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए ह्यूमन ऑपरेशन फैक्टर्स को देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ हम ये पढ़ क्या रहे हैं बताओ। ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं फूड की सेफ्टी को, तो हमने बायोलॉजिकल फैक्टर देखे, केमिकल फैक्टर देखे, इसके अलावा हमने फिजिकल फैक्टर देखा, फिर हमने एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को हमने देखा। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि ह्यूमन ऑपरेशनल फैक्टर कौन कौन से हैं। सिंपल सी बात है, जो भी ये सब खाने की पूरी चेन है इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वो पर्सनल हाइजीन को ध्यान रखना है इसमें। हाथ धोना, कहीं वो खुद से बीमार तो नहीं, खांसी तो नहीं कर रहा है उसके अंदर। ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ स्टाफ, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते रहो उनको, है ना। ऑपरेशनल प्रोड्यूसर, क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन, है ना, ऑपरेशनल एरर्स, और इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स, यूटेंसिल्स वगैरह, इनका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अब ऑर्गेनाइजेशनल और कल्चरल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं ये भी है, थोड़े से इनको भी एक बार देख लो आप। फूड सेफ्टी कल्चर विद इन ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसका एटीट्यूड कैसा है, लीडरशिप। आजकल आप देखते हो ना, कोई ऐसी चीज़ें, कोई कहता है कि इसमें खाने में थूक के बना रहे हैं, कोई कह रहा है इसमें बाल मिला दिया है, कोई कह रहा है कुछ डाल दिया है इसके अंदर। वो सारी चीज़ें कहाँ हैं? ये कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल हैं सारी की सारी चीज़ें, इनको ध्यान रखना है। मैनेजमेंट सिस्टम मैच्योरिटी, इसको ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच में आपस में होना चाहिए, सप्लाई चेन में आपस में होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन सेफ्टी ओवर कॉस्ट कटिंग, ठीक है। अगर आपको कॉस्ट कटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ को आपको सस्ते से सस्ता बनाना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदें। आप कॉस्ट कटिंग किसी भी चीज़ में कर लीजिए, लेकिन खाने की जो सेफ्टी है, क्वालिटी है, उसमें आपको नहीं करना है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फैक्टर्स हो सकते हैं क्या? सर बिल्कुल हो सकते हैं। डिटेक्शन, टेस्टिंग, एनालिटिक टेक्नोलॉजी एंड फ्रीक्वेंसी, जिससे हम टेस्ट कर रहे हैं वही अभी ख़राब है, वही बता रहे हैं, खाना ख़राब है बता रहा है, सही है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ट्रेसिबिलिटी सिस्टम, आपने ट्रेसिबिलिटी सिस्टम जो है उसके लिए आपने बना दिया यहाँ पे क्या, एक बार कोड बना दिया मेरे दोस्त, ठीक है। अब इस बार कोड को किसी ने निकाल के दूसरा बार कोड इस पर चिपका दिया, ठीक है। कई बार ऐसा देखने को आपको मिलता होगा कि जो एक्सपायरी डेट है वो और जो MRP है इस पर क्या करते हैं लोग, उस पर निकाल के और अपने हिसाब से इस पर चिपका देते हैं दुकान वाले, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रेडिक्टिव मॉडल्स, ये ध्यान रखने हैं। ऑटोमेशन वर्सेस मैनुअल ऑपरेशन, इमर्जिंग पैथोजेंस और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, इनको रोकने के लिए जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं उनको टेस्टिंग वगैरह होती रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक और है इसमें पॉइंट जिसमें लिखा है ग्लोबल मैक्रो लेवल इन्फ्लुएंस। ये देखो, ये सबसे बड़ा इसमें क्या है वो देखना है हमको। सबसे पहला पॉइंट है इसमें क्लाइमेट चेंज। देखो क्लाइमेट जैसे ही चेंज होगा तो देखो मौसम जैसे ही बदलेगा तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब कुछ बदल जाता है। और मैं पहले ही हम समझ चुके हैं कि जो पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, वो डिफरेंट टाइप के रहते हैं। कोई कम टेम्परेचर पर ग्रो करता है, कोई ज़्यादा पे करता है, कोई कम ह्यूमिडिटी में ग्रो करता है, कोई ज़्यादा ह्यूमिडिटी में। किसी को ऑक्सीजन चाहिए होती है, किसी को ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो जब क्लाइमेट चेंज होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इन सबको कोई मर जाएगा, कोई जिंदा रह जाएगा, या फिर कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा, तो उसको हमको देखना रहता है। ये एक चैलेंज है हमारे लिए, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड सप्लाई चेन,
कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो बहुत लंबे दूर दूर तक वैश्विक, देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है हम एक देश से दूसरे देश में हम भेज रहे हैं। अब हम इंडिया से यहाँ से अब हम भेज रहे हैं मान के चलो यूरोप में, है ना। अब वहाँ तक दूर जाते जाते इसकी ट्रेसिबिलिटी करना, उनको सब कुछ बता पाना, है ना, ये सारी की सारी चीज़, बीच में पता नहीं कैसा कैसा टेम्परेचर मिलेगा, क्लाइमेट कैसा मिलेगा, उन सब चीज़ों की वजह से भी दिक्कतें आती हैं। रेगुलेटरी डाइवर्जेंसेस भी दिक्कत रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने जिन प्रोडक्ट्स को बनाया है आपके यहाँ पे गाइडलाइंस अलग हैं, और जब यूरोप में जा रहा है तो वहाँ की गाइडलाइंस अलग है, अमेरिकन गाइडलाइंस अलग है, तो इससे भी दिक्कत आती है। इकोनॉमिक, इसके बाद चेंजिंग कंज्यूमर हैबिट्स और इकोनॉमिक कंसेशन। देखो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, युद्ध वगैरह कहीं पे हो रहा है ना, और डेटा इंटीग्रिटी, ट्रस्ट वगैरह, इमर्जिंग नोवेल हैजार्ड्स, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत बेसिक है। इनको लाइन टू लाइन एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना काफ़ी कम है, ठीक है। चलो इसको, ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ से आ ही सकते हैं लेकिन बहुत बेसिक बनेंगे, इनको आप आसानी से लगा सकते हो, तो इनको देख लेना। चलो स्टैंडर्ड्स एंड फूड सेफ्टी, यहाँ पे मैंने आपको दो बताए थे। जैसे एक तो इनको हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी अभी हमने इनको ऊपर देखा है, यहाँ पे और एक्स्ट्रा थोड़ा डिटेलिंग में आपको दे दिया। जैसे ISO 22000 और ISO TS 22002, इनको हम दोनों को देख चुके हैं। इसके अलावा और GFSI रिकॉग्नाइज्ड स्कीम ग्लोबल फूड सेफ्टी, इसके लिए हमको FSS से ये मिलता है। तो ये मैं आप चाहूँगा कि इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड्स हैं, इनके बारे में एक एक लाइन से यहाँ पे लिखी हुई क्या क्या की फीचर, क्या क्या मतलब इनके बारे में ज़रूरी है, एक एक लाइन है, इनको एक बार देख लेना। वैसे तो हम इनको पढ़ ही चुके हैं और कोई ऐसी इसमें कोई नई चीज़ है नहीं अभी, ठीक है। इसके अलावा नेशनल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, जैसे FSS है, इसको भी अभी हमने ऊपर ऊपर पढ़ा था। एक मार्क, BIS, प्रिवेंटिव, ठीक है, इनको भी याद रखना, हम पहले पढ़ चुके हैं फूड पैकेजिंग वाले में। जैसे एग मार्क लिखा हुआ, तो एग मार्क ये कहाँ पे, ये जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होंगे उनके स्टैंडर्ड्स यहाँ पे हम देखते हैं। BIS IS स्टैंडर्ड्स, ये क्या है मेरे भाई, पैकेजिंग को, उसके मटेरियल को, फूड एडिटिव्स को जो हम इसमें मिला रहे हैं वो, और पोर्टेबल वाटर क्वालिटी, इसको मैनेज करता है। प्रिवेंटिव कंट्रोल HACCP, हैजार्ड वाला ये मैंने अभी आपको बताया था। मैंडेटरी इन फूड प्रोसेसिंग, कैटरिंग, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, इनमें हम इनको ध्यान रखते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इनमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। इसके अलावा हमारा 7th है, हमारा एक पॉइंट, चैलेंज एंड स्ट्रेटजीज, बहुत बेसिक हैं, बहुत बेसिक। छोटा बच्चा होगा ना वो भी इनको पढ़ के समझ लेगा, ठीक है। तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल ट्रेड कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे मैंने बताया, आयात निर्यात में अलग अलग नियम कानून होना, इमर्जिंग पैथोजेंस हो गए, कंज्यूमर अवेयर नहीं है ना, रिसोर्सेज की लिमिटेशंस है, फ्रॉड एंड एडल्ट्रेशन, लोग ऐसे लोग जो मिलावट और धोखाधड़ी करते हैं उनसे कैसे बचिएगा आप। स्ट्रेटजी और मिटिगेशन, यानी कि रणनीतियाँ और समाधान इसके लिए क्या क्या हो सकते हैं, सेम वही है, कंज्यूमर को अवेयर कर दो, है ना। लेजिस्लेशन और एनफोर्समेंट है उसको अच्छा बना दो, प्रमोशन और रिसर्च करो, एडॉप्शन डिजिटल टूल्स, लोग डिजिटल उनको, जैसे कि ब्लॉकचेन वगैरह, इनको सबको अच्छे से समझ पाएँ वो, ट्रेनिंग कैपेसिटी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, इसके समाधान है, सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल ट्रेसिबिलिटी, ये क्या है, ये ब्लॉकचेन, RFID बताओ क्या है, पढ़ चुके हैं कि नहीं हम इसको। जब हम फूड पैकेजिंग को हम समझ रहे थे तो फूड पैकेजिंग के मटेरियल जब हमने देखे उसमें RFID मैंने आपको एक टेक्निक समझाई थी, ठीक है। पता नहीं तुम लोग कितनी याद है कि नहीं है। चलो इसके अलावा रैपिड टेस्टिंग, ये भी हम समझ चुके हैं। AI से कैसे हम खाने को बचा सकते हैं। नैनो एंड स्मार्ट पैकेजिंग, बताओ इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आपने पढ़ा नहीं है, सब कुछ बता चुके हैं ये पहले भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक हमारे यहाँ पे फूड सेफ्टी वाला है, और फूड सेफ्टी में इनको हमने पहले ही और इन सबको हमने पहले ही पैकेजिंग में पढ़ लिया है। पैकेजिंग में इनको हमें जो स्मार्ट पैकेजिंग है, एक्टिव पैकेजिंग है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव पैकेजिंग, फ्रेशनेस इंडिकेटर्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। समरी है यहाँ पे, लाइन टू लाइन इसको पढ़ लेना, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप समझने के लिए आप परेशान हो, ठीक है। लाइन टू लाइन है, बस पढ़ना है, पढ़ लेना इसको। इसके अलावा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट FSMS, आप कहेंगे सर इसको अभी अभी तो पढ़ा था हमने पूरा, इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल में दे दिया है। वही परिभाषा है, कैसे खाने को हमें बिल्कुल उत्पादन से लेकर के लोगों तक पहुँचने तक उसको कैसे हमको मैनेज करना है। ऑब्जेक्टिव्स लाइन टू लाइन, बच्चा भी समझ जाएगा इनको, इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा ये नोट्स डालूंगा, नोट्स में से आपको पढ़ना है ये, ठीक है। की कंपोनेंट्स ऑफ FSMS, है ना, ये मुख्य घटक इसके क्या हैं, ये मैंने अभी अभी जस्ट ऊपर बताया था, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम, PRPs, ये बताया था कैसे काम करता है ये, ठीक है। ये बता दिया। हैज़ार्ड वाला मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, करेक्टिव प्रिवेंशन और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये सब तो अभी बताए थे, बस यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको डिटेल में अच्छे से थोड़ा सा लिख दिया है, ठीक है। वहाँ पे हमने कॉमा लगा लगा के लिखा था, यहाँ पे उसको अलग एक हेडिंग बना दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके अलावा FSMS इम्प्लीमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप, ये कैसे किया जाता है इसको एक बार आप समझ लेंगे। FSMS यानी कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, इसके चरण हैं,
इसमें 2-3 चीज़ें काम की हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला है मेरे भाई, सबसे पहले तो जो लीडरशिप होगी, आपका टॉप मैनेजमेंट होगा, ठीक है, उसकी स्वीकृति, उसका अप्रूवल होना चाहिए कि हाँ भाई अब हमें पूरी अपनी कंपनी में इस काम को हमें करना है। एलोकेशन रिसोर्सेज होना चाहिए, रिसोर्सेज एलोकेट होने चाहिए, पहली चीज़। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, फॉर्म एफएसएमएस टीम। एफएसएमएस टीम इंक्लूडिंग मेंबर्स फ्रॉम प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, हाइजीन, लॉजिस्टिक। ये क्या है, एक कंपनी की बात चल रही है, अंदर कैसे काम करना है उस कंपनी में, क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सारे के सारे अलग अलग मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। उन सबको लॉजिस्टिकली एक दूसरे से कनेक्टेड करना है और दूसरों को बताना है, ठीक है। पहले क्या बोला, सीज लीडर, उसका सबसे पहले तो ऊपर लीडर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मैनेजमेंट, हाइजीन, प्रोडक्शन, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह, ये अलग अलग मैनेजमेंट होते हैं यहाँ पे, इन सब में बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसके बाद डिस्क्राइब प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, रॉ मटेरियल, उसकी पैकेजिंग, डायग्राम, उसके बना बनू के डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, ये सारी की सारी इनको समझाना है, ठीक है। इसके बाद कंडक्ट हैजार्ड एनालाइज, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करना सिखाना है कि बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल जो हैजार्ड्स हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को कैसे जो है इम्पैक्ट डालते हैं और खाने को कैसे ख़राब करते हैं, ये सब समझाना है। इसके बाद डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, CCPs, ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे जाके खतरा जो है, हैजार्ड है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना, वहाँ पे जाके उसको रोकना। एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स, ये क्या है, कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं हैं जिनको हमको स्थापित करना रहता है, जिसमें याद रखना जैसे कि टेम्परेचर, टाइम और पीएच वैल्यू, इनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना रहता है, ठीक है। ये बताना है, समझाना है कैसे कंपनी के अंदर बात चली है, कैसे उसको मैनेजमेंट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स, जैसे इसमें आप याद रखना CCPs यानी कि कंटिन्यूस पीरियोडिक मॉनिटरिंग जो होती है, इसको ध्यान रखना है। करेक्टिव एक्शंस लगाने हैं, टाइम टू टाइम चीज़ों को देखना है। वेरिफिकेशन, वैलिडेशन करना है, उसके बाद जब सब कुछ हो जाए तो ऑडिट कराना है, उसकी टेस्टिंग करनी है। डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना है, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर इसमें से सवाल कैसे पूछेगा हमसे, लिखने के लिए तो आपसे आने वाले नहीं कि इसको चरण टू चरण स्टेप बाय स्टेप लिखो। आपको पेपर मिलेगा ऑब्जेक्टिव, वहाँ पे आपसे बोलेगा सवाल कि FSMS यानी कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में इंप्लीमेंट करने का इनमें से कौन सा चरण नहीं है, इस तरह से आपसे पूछेगा। आपको लाइन्स लगाने के लिए नहीं पूछेगा, ये पूछेगा उसमें से क्या वेरिफिकेशन जरूरी है, उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेना जरूरी है क्या, मॉनिटरिंग प्रोसीजर जरूरी है क्या, और बोलेगा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जरूरी है क्या, और एक ऑप्शन ऐसा लिख देगा नीचे कि ऑल ऑफ द एबव। तब आप लगा देंगे कि हाँ भाई ऑल ऑफ द एबव, ये सारे के सारे स्टेप्स इसमें होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये अभी अभी हम पढ़ चुके थे ISO 22000, ये किस चीज़ के लिए होता है मेरे भाई, किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसकी फूड चेन के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलो, हैजार्ड एनालाइज मैंने आपको बता दिया। SQF सेफ क्वालिटी फूड है ना, ये किसके लिए, ग्लोबल सर्टिफिकेशन होता है, फोकस करता है फूड सेफ्टी और क्वालिटी को। BRC IFS, ये रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए दिया जाता है। FSMS स्टैंडर्ड्स फॉर ग्लोबल ट्रेडर कंपाइलेंस, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, लाइन टू लाइन इनको पढ़ लेना। बेनिफिट्स ऑफ FSMS क्या होता है इसके, बताओ, ये बताने की जरूरत है। देखो पहली बात तो यहाँ से सवाल नहीं आएगा, बट क्योंकि मेरे को कंप्लीट नोट्स बनाने थे इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या इसके लाभ होंगे, बहुत बेसिक है। फूड सेफ्टी होगी, कंज्यूमर की हेल्थ अच्छी होगी, फूड सेफ्टी इंसिडेंट्स रिकॉल लूज, फूड सेफ्टी इंसिडेंट्स कम होंगे, रिकॉल्स अच्छे से, रिकॉल्स का मतलब है प्रोडक्ट को अगर ख़राब होने वाला है तो कंपनी वापस मंगा लेती है, और नुकसान कम होंगे। एफिशिएंसी बढ़ेगी, ट्रेसिबिलिटी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। प्रमोट होगा क्या, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और कल्चर ऑफ फूड सेफ्टी का। चलो यहाँ पे लिखा है भैया इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसको आप देखिए। फूड बॉर्न डिसीज और पैथोजन से किससे क्या होता है, आपसे बोलेगा अनसेफ फूड। देखिए अब आपको यहाँ देखना है, अनसेफ फूड कैन ट्रांसमिट बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस, इनसे टॉक्सिन्स फैलेगा, ठीक है, इनसे टॉक्सिन्स फैल सकते हैं। मेजर बैक्टीरियल पैथोजेंस होते हैं, उनके नाम सैल्मोनेला, ई कोलाई, लिस्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम प्रेफेंजिस और बैसिलस सेरिस, ठीक है। वायरल पैथोजेंस पूछ सकता है तो नोरा वायरस लिख देना, हेपेटाइटिस ए, रोटा वायरस। आपसे पूछेगा कि इनमें से वायरल पैथोजन कौन सा है, मेजर बैक्टीरियल पैथोजन इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है, इस तरह से आपसे ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। इसके अलावा पैरासाइटिक हैजार्ड याद रखना है ना, और इसके अलावा टॉक्सिन्स याद रखना, माइकोटॉक्सिन आपसे पूछेगा, अफ्लाटॉक्सिन, बैक्टीरियल टॉक्सिन पूछ लेगा आपसे, ये सारी की सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना। चलो एक पॉइंट और है हमारा, HACCP प्रिंसिपल्स। आप कहेंगे सर क्या है, समझो। आपसे बोलेगा कि बैकबोन ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ये क्या है, तब आप लिख देंगे HACCP। फिर आपसे दूसरा सवाल पूछेगा, HACCP इसको कंप्लीट करने का, लागू करने के कितने महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स हैं, तब बोल रहे हैं 7 होते हैं। अब सातों के सातों यहाँ लिखिए कैसे। कंडक्ट हैजार्ड एनालाइज, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि खतरा खाने पे कैसा है, बायोलॉजिकल है, केमिकल है या फिजिकल है। जब जैसे ही आप ये कर लेंगे, इसके बाद सेकंड हमारा स्टेप क्या होगा, डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, CCP,
ठीक है। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, यहाँ पे ये देखना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ से हम हैजार्ड को, खतरे को रोक सकते हैं बढ़ने से और खाने को ख़राब होने से या दूसरी जगहों पे कंटेमिनेशन होने से। थर्ड हमारा पॉइंट जब ये कर लेंगे तब है एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स फॉर ईच सीसीपी। अब इसके लिए जब हम समझ जाएंगे तब हम टेम्परेचर, उसका टाइम, पीएच और उसकी ह्यूमिडिटी, इसको हम मेंटेन करने के लिए हम एक निर्धारित कर देंगे कितना कितना होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है एस्टैब्लिश मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स। इसमें क्या होता है, इसमें हम सीसीपी जो मैंने अभी आपको बताया क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, इसकी सीमाओं के भीतर खाना रहे, ये हम निगरानी रखेंगे। कब ऐसा हम कब कर पाएंगे, जब हम टेम्परेचर वगैरह इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फिफ्थ है हमारा एस्टैब्लिश करेक्टिव एक्शंस। ये क्या है, यदि सीमाएँ, यदि इसमें क्या होता है लिमिट्स ज़्यादा हो जाए, लिमिट्स अगर टूट जाएँ, जैसे कि मान के चलते हैं टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री, इससे कम ही होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं, आपने कर दिया 35 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा हो गया, सीमा पार हो गई, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाए तो सीधा सीधा उसको फेंकना ही है, सीमाएं पार हो गई। तो सुधारात्मक इसमें क्या हो सकता है, कुछ नहीं। सिक्स पॉइंट है हमारा एस्टैब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर। जब ऐसा सब कुछ हो जाए तब हम क्या करेंगे मेरे भाई, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत उसकी पुष्टि करेंगे, उस पर टिक लगा देंगे या फिर कुछ ऐसा स्टैंप लगा देंगे कि हाँ भैया ये हमने देख लिया, एकदम बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद सेवन्थ हमारा लास्ट पॉइंट है एस्टैब्लिश डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग। सारी की सारी जो जो तुमने चीज़ें करी, लॉग, एसओपीज, रिपोर्ट उसकी बनाएंगे और बना के अपने पास रखेंगे कि जब भी आपके पास कोई अधिकारी आए चेक करने की तब आप उसको बता सकें। इमर्जिंग हैजार्ड एंड ट्रेंड्स, उभरते हुए कुछ खतरे हैं, देख लेना, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक, कुछ भी इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, एक लाइन टू लाइन इनको पढ़ लेना बस, ठीक है। इससे आपकी थोड़ी सी ब्रेन में ना एक डेटा आएगा फूड सेफ्टी को लेकर के, है ना। सवाल यहाँ से आए या ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा फूड रिकॉल ट्रेसिबिलिटी आपसे पूछ सकता है। ट्रेसिबिलिटी में आपको पहले बताया, रिकॉल का क्या मतलब होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनसेफ फूड फ्रॉम द मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन चेन में से इसको निकालना, ठीक है। क्या होता है टाइप, तो इनकी कुछ क्लास रहती हैं, 3 क्लास हैं। पहली क्लास है, इसमें वो वाले खाने आते हैं इस लिस्ट में जो गंभीर आपको हेल्थ रिस्क आपको दे सकते हैं, ठीक है, आपकी मृत्यु का कारण तक बन सकते हैं। सेकंड वाले में वो होते हैं जो छोटे मोटे, आपको उल्टियाँ कर दी, आपको लूज मोशंस लग गए, ऐसे थोड़ा बहुत फीवर आ गया, ऐसे। थर्ड में ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे जो आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन हाँ इनका टेस्ट ख़राब हो सकता है, देखने में ख़राब, मान के चलिए ये मेल्ट, जैसे चॉकलेट्स हैं। अब चॉकलेट्स कैसी होनी चाहिए, फ्रीज्ड होनी चाहिए, अपने सेफ में आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आके ये पिघल गई और किसी ने अगर इसको उंगलियों से पकड़ा हुआ है दबा के हाथ में, तो उंगलियां और हाथ उस पर छप गए। तो कहने का मतलब है ये वो वाली चीज़ों को वापस बुला सकते हैं। ट्रेसेबिलिटी क्या होती है मेरे भाई, अवेलेबिलिटी टू ट्रैक द ऑरिजिन एंड मूवमेंट। मैंने बताया ना आपको, ट्रैक कर सकते हैं हम उन पर जो बारकोड्स बने रहते हैं उससे कि अभी इस समय ये खाना कहाँ है या ये सारा का सारा हमारा प्रोडक्ट किस जगह पे है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें। इसके टूल्स कौन कौन से होते हैं, वही बारकोड, क्यूआर कोड, ब्लॉकचेन, ईआरपी सिस्टम जिसको हमने पैकेजिंग में पढ़ा था। चलिए, फूड सेफ्टी कल्चर एक छोटा सा है, यहाँ पे इसको पढ़ लेना, ठीक है, बहुत ही बेसिक है, लाइन टू लाइन इसको पढ़ लेना, ठीक है। वही है जागरूकता, जवाबदेही, सारी की सारी चीज़ें लोगों को बताना। रिस्क बेस्ड अप्रोच क्या है इसको देख लेना। FSMS नाउ एम्फसाइज रिस्क असेसमेंट। समझ लो थोड़ा सा, FSMS अब क्या करता है, केवल इनको जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए केवल उन पर काम नहीं, केवल उन्हीं को लागू नहीं करता है, जो भी रिस्क असेसमेंट होती है उसकी प्राथमिकताओं पे भी मेरे भाई जोर देता है, ठीक है। स्टेप कौन कौन से, इसकी कौन कौन से स्टेप लेता है, हैजार्ड को पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर रिस्क को एनालाइज करता है कि कितना ज़्यादा, जैसे रिस्क में एनालाइज कैसे करेगा, ये मैंने जो ये बताया क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इनमें से किस में है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, फिर रिस्क एवेलुएट करेगा और फिर रिस्क को कंट्रोल करने के लिए काम करेगा, ठीक है। चलिए, बाकी लास्ट है हमारा इनेबल्स प्रिवेंटिव एक्शंस लेगा, अर्ली वार्निंग देगा, रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन करेगा, ठीक है। चलिए, ये अगर आपने यहाँ तक समझ में आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपने झेल लिया उस पूरे के पूरे टॉपिक को। मैंने आपको बताया कि टॉपिक बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज ज़्यादा है, लेकिन लैंग्वेज इसमें नई कुछ नहीं है, सारी की सारी वही चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमने क्या किया, जो चीज़ें हम हर टॉपिक में, हर यूनिट में थोड़ी थोड़ी पढ़ रहे थे, अब हमने उनको क्या किया, एक जगह पे जाके कंक्लूड कर दिया, ठीक है, इसलिए ये टॉपिक बन गया। चलिए, इसके अलावा 50 एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे आपके लिए पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना। अगर इतना आपने कर लिया और जब MCQs करेंगे तो आपको सारे के सारे बन जाएंगे, तो PYQs भी उसमें डालेंगे, उसके बाद आप कह सकते हो कि ये टॉपिक कैसा है, हमारा एकदम कंप्लीट है, ठीक है। मैंने बताया कि ये बहुत समझने वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, इसमें सारी चीज़ें आप एक एक लाइन टू लाइन इसमें आप पढ़ सकते हो, ठीक है।